नमस्कार, मैं सुजल दवे पॉलिटिकल साइंस के छात्रों को एक टिप देना चाहता हूं। अगर आपके प्रोफेसर आपको पढ़ा रहे कि राजनीति बिना इतिहास के नहीं होती तो उन्हें रोक लीजिए और बताइए राजनीति बिना आपराधिकरण के भी नहीं हो रही सकती। बदलती राजनीति का ये चेहरा शायद आपके सिलेबस के बाहर का हो सकता है, पर यह हाल ही में आए एडीआर के रिपोर्ट से तो यही साबित होता है कि अपराधी बनने पर आपको सरकारी नौकरी मिले न मिले, राजनीति में प्रवेश जरूर मिल जाएगा। केवल प्रवेश नहीं, आप चुनाव लड़के विधायक भी बन सकते। इस बात की गारंटी मैं देता हूं। एडीआर एक स्वायत्त संस्था है जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव डेमोक्रेटिक रिफॉर्म कहा जाता है। यह संस्था चुनाव से पहले उम्मीदवार जो हलफनामा दाखिल करते हैं उसका विशेष अध्ययन करती है। हाल ही में 5 राज्यों में हुए चुनाव और परिणाम के बाद ये रिपोर्ट बाहर आई है जिसमें कहा गया है कि बंगाल में हुए चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के जो विधायक जीत के आए हैं उनमें से 39% विधायक पर गंभीर तरीके के आपराधिक मामले लगे हुए हैं। 39%। भाजपा भी यहां तृणमूल कांग्रेस का पीछा नहीं छोड़ती। भाजपा के जो विधायक जीत के आए हैं उनमें से आधे से ज्यादा आपराधिक मामलों में फंसे हुए हैं। आसाम का हाल भी कुछ ऐसा ही है। आसाम के सत्ता पर आने वाली भाजपा के विधायकों में सबसे ज्यादा विधायक ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले दाखिल हुए हैं। यहां कांग्रेस का हर तीसरा विधायक आपराधिक मामलों में फंसा हुआ है। शाबाश। तमिलनाडु और केरला का भी कुछ इसी तरह का हाल है। वहां से कोई अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही। याद दिलाना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में यही राजनीतिक दलों को कहा था कि आप जब भी आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवार का चयन कर रहे हो तब आपको उसकी वजह बतानी पड़ेगी और वेबसाइट पर सभी जानकारी सार्वजनिक करनी पड़ेगी। कर कौन रहा है बताइए? कोई कर रहा है क्या? नहीं। हमारे नेता अदालतों को भी गुमराह कर रहे हैं, तो मेरी और आपकी क्या बात। खैर, आज हम इसी विषय पर बात करना चाहते हैं, जानना चाहते हैं इन राज्यों में जीत के आने वाले विधायकों का असली चेहरा क्या है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ जुड़े एडीआर के नेशनल हेड अनिल वर्मा। वर्मा साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वर्मा साहब, मैं थोड़ी जानकारी अपने दर्शकों के लिए आपके माध्यम से चाहता हूं, पर मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि एडीआर क्या है। और आप जब यहां मौजूद हैं तो आपसे एक लघु उत्तरीय ही सही, लघु उत्तरीय एक प्रश्न पूछ रहा हूं मैं। एडीआर संस्था का स्थापन कब हुआ और ये संस्था किस तरह से काम करती है? ओके। सुजल जी नमस्कार, धन्यवाद मुझे ये न्यौता देने के लिए। जी। सो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स इसका फुल नाम है और इसका अहमदाबाद से गहरा रिश्ता है जी। क्योंकि ये संस्था 1999 में आईआईएम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के 11 प्रोफेसर्स ने मिलकर शुरू किया था हम्म। क्योंकि उनको उस समय ऐसा लगा कि भारत की राजनीति में अपराधीकरण बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। हम्म। सो उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी जी। जिसमें ये अपराधीकरण के खिलाफ बात की गई थी जी। और दूसरा ये कहा गया था कि एक नागरिक आम आदमी को कुछ पता ही नहीं होता कि जो कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं उनके बारे हम्म। में कोई जानकारी नहीं होती। पॉलिटिकल पार्टी बस टिकट दे देती हैं किसी को, वो खड़ा हो जाता है, चुनाव लड़ लेता है। जी। तो इस पीआईएल पर जैसा कि एक्सपेक्टेड था, सारी पॉलिटिकल पार्टीज इसके खिलाफ थी जी। और वे चाहते थे कि ये दिल्ली का हाई कोर्ट में पहले जीते थे, तो फिर उसके खिलाफ तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर और गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ मुहिम शुरू करी। जी। तो फिर एडीआर को ये पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फाइल करना पड़ा जी। और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस चीज को एडीआर के लिए जजमेंट दिया कि जी। हाँ, ये जरूरी है कि एक कॉमन आदमी को जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं हमारे देश में उनके बारे में जानकारी मिलनी चाहिए। जी। तो अब वो जब डिसीजन आ गया तब तक 2002 हो गया था
हम्म। और उसके बाद फिर ये किस्सा पार्लियामेंट में गया। हम्म। पार्लियामेंट में तमाम पार्टीज ने एकजुट होकर ये डिसाइड किया कि इसके खिलाफ एक ऑर्डिनेंस निकालते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश आया है उसको हम्म। खारिज करने के लिए। हम्म। तो ये ऑर्डिनेंस उस समय हमारे देश के राष्ट्रपति श्री कलाम थे, उनके पास गया था हम्म। और उन्होंने पहली बारी में ये वापस कर दिया ऑर्डिनेंस। हम्म। जैसे कि आपको प्रथा मालूम है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन और कानून के हिसाब से हम्म। प्रेसिडेंट सिर्फ एक बार वापस कर सकता है, जब दूसरी बार आता है तो उनको उसको हम्म। स्वीकार करना पड़ता है। हम्म। तो उन्होंने दूसरी बारी फिर स्वीकार किया और ये हम्म। ऑर्डिनेंस सरकार लागू किया। हम्म। उस ऑर्डिनेंस के खिलाफ ये एडीआर के प्रोफेसर, जो संस्थापक प्रोफेसर हम्म। थे, हम्म। इन्होंने फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की हम्म। और इस बारी फिर एक साल तक ये चला और फाइनली 2003 में हम्म। सुप्रीम कोर्ट ने वो जो ऑर्डिनेंस सरकार ने निकाला था उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल हम्म। जाहिर जाहिर करते हुए उसको खारिज कर दिया। ठीक। तो उससे ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया कि हम्म। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और एडीआर हम्म। मिलकर एक ऐसा पर्चा बनाएंगे, एफिडेविट जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, हम्म। जिसके ऊपर ये जो भी कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेंगे हमारे देश में, वो पूरी डिटेल्स, अपनी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन देंगे। हम्म। नाम, पता, एसेट्स कितने हैं, उनके ऊपर क्रिमिनल केसेस कितने हैं, कितना पढ़े हुए हैं और इस प्रकार की पूरी डिटेल्स, इनकम क्या है और ये सब। तो ठीक। ये कार्रवाई तब से शुरू हुई है और बहुत हम्म। छोटी सी संस्था थी। हम्म। और अब तो खैर अभी भी बड़ी नहीं है, हमारा दिल्ली में ऑफिस है। और जो पुराने हमारे ये संस्थापक थे वो सब फिर इधर उधर हो गए हैं। उसमें से तीन जो पुराने हैं वो बचे हुए हैं। प्रोफेसर त्रिलोचन शास्त्री हमारे चेयरमैन हैं, वो आईआईएम बैंगलोर में अभी पढ़ाते हैं। और जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो प्रोफेसर जगदीप चोकर थे, वो हम्म। रिटायर हो गए हैं और दिल्ली में सेटल्ड हैं। वो अभी भी बहुत एक्टिव हैं, हमारे सारे वो ज़्यादातर एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं। और तीसरे जो एक्टिव पुराने उनमें से हैं वो हैं डॉक्टर अजीत रानडे। हम्म। वो आदित्य बिरला ग्रुप के चीफ इकोनॉमिस्ट हैं, वो बॉम्बे में। सो इतना मैं आपको ये कैसे शुरू हुई संस्था उसके बारे में बताया। अभी हम्म। काम हम क्या करते हैं? जी। तीन चार चीजें वर्टिकल्स हैं जिसमें हम काम करते हैं। पहला है जो सबसे बड़ा और मेन, उसको हम बोलते हैं इलेक्शन वॉच। हम्म। तो हमारे साथ एक नेशनल इलेक्शन वॉच धीरे धीरे करके सालों में बन गया, जिसमें कि हम्म। अब लगभग 1200 संस्थाएं पूरे देश में जुड़ी हुई हैं। हम्म। और तकरीबन हर एक स्टेट में हमारे एक स्टेट पार्टनर हैं। जैसे कि गुजरात में हमारे पंक्ति बहन हैं, हम्म। वो हमारी स्टेट कोऑर्डिनेटर है। इसी हम्म। प्रकार से सब स्टेट्स में है। हम्म। तो इलेक्शन वॉच का काम क्या है कि एक तो ये रिसर्च कर कर और कैंडिडेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन वाली रिपोर्ट्स बनाना, हम्म। विनर्स के बारे में रिपोर्ट्स बनाना, इलेक्शन एक्सपेंडिचर के बारे में रिपोर्ट बनाना हम्म। और इस तरीके की कार्रवाई। ये रिपोर्ट्स हम तकरीबन इलेक्शन होने की जो भी पोलिंग डेट होती है उससे हफ्ता 10 दिन पहले रिपोर्ट निकाल देते हैं और पब्लिक में जारी कर देते हैं, ताकि लोग इसको देखें और इसको देखने के बाद अपना मन बनाए कि किसको वोट करना है। हम ये बिल्कुल। नहीं कहते कि फलानी पार्टी को करो या ए या बी सी या किसी को करो, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन आपके सामने रखते हैं। बिल्कुल। दूसरा हमारा वर्टिकल है पॉलिटिकल पार्टी वॉच। हम्म। पॉलिटिकल पार्टी वॉच में हम पॉलिटिकल पार्टीज की इनकम रिपोर्ट्स, डोनेशन रिपोर्ट्स, हम्म। इनकम एक्सपेंडिचर रिपोर्ट्स, इनकी सारी रिसर्च करके और हम्म। उनके ऊपर डिटेल्ड रिपोर्ट्स बनाकर फिर हम्म। अपना पब्लिक में देते हैं। तीसरा है हमारा ये अभी लाइट चली गई है, ये आ जाएगी 2-4 सेकंड में। हाँ, तो तीसरा होता है हमारा जुडिशियल, जो हमारे पीआईएल्स वगैरह फाइल करते हैं, वो हमारा लीगल डिपार्टमेंट है। वो ये याचिकाएं, जन याचिकाएं जितनी भी हैं हमारी हर समय
सुप्रीम कोर्ट में 5-6 याचिकाएं चल रही होती हैं। हम्म। अभी जैसे मिसाल के तौर पर जो सबसे इम्पोर्टेंट इस समय चल रही है वो इलेक्टोरल बॉन्ड्स के ऊपर है, बिल्कुल। और पॉलिटिकल पार्टीज को आरटीआई के दायरे में लाने के लिए है एक। दूसरी तीसरी है कि पॉलिटिकल पार्टीज का जो बेतहाशा खर्चा होता है उसके ऊपर रोक लगनी चाहिए। इस तरह हम्म। की ये 3-4 मैंने नाम लिए हैं, और भी हैं याचिकाएं। और मैं चौथा हमारा जो सेगमेंट, हाँ जी, बस ये खत्म कर रहा हूँ मैं। चौथा सेगमेंट जो है वो है हमारा कम्युनिकेशन और आईटी। आईटी सेल हमारा पूरी वेबसाइट्स और ये सब की देखभाल करता है, और कम्युनिकेशन से हम अपना ये पूरा प्रचार जो भी करते हैं वो देखभाल की जाती वर्मा है। साहब ओके, हाँ वर्मा साहब अभी हाल ही में 5 राज्यों में जो चुनाव हुए उसके लिए जी। आप लोगों ने सर्वे करके जो रिपोर्ट है यहाँ पर सार्वजनिक की है, मैं अध्ययन कर हम्म, रहा था, 10-15 पन्ने ही करके आया हूँ। वैसे लंबी चौड़ी रिपोर्ट है पर मैं 10-15 पन्ने से ज़्यादा नहीं पढ़ा हूँ। फिर भी मैंने जहाँ तक पढ़ा है मैंने देखा है कि आप लोगों ने कहा है कि आपराधिक मामलों से जुड़े हुए विधायक ज़्यादातर राजनीतिक पार्टियों में आए हैं। मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि कौन से राज्य में कितने प्रतिशत आपराधिक मामलों में जुड़े और कौन से पक्ष के विधायक आए हुए। ओके। सो हमने वैसे सब स्टेट्स की अलग अलग रिपोर्ट निकाली है, विनर्स हम्म। की। और हम्म। पोलिंग डेट से हफ्ता 10 दिन पहले कैंडिडेट्स की रिपोर्ट हमने निकाली थी। तो हम्म। एक हमने कल कंसोलिडेटेड रिपोर्ट भी निकाली थी, जिसमें हमने चारों स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी जो है उनका हम्म। इकट्ठा एक कंबाइंड रिपोर्ट निकाला है, ताकि हम्म। हमें पूरे का एक ही रिपोर्ट से अंदाजा मिल जाए। तो मैं हम्म। उसकी मोटी मोटी चीजें आपको बताता हूँ। हम्म। अ, ये लगभग 808 विनिंग कैंडिडेट्स का एनालिसिस किया गया। लगभग हम्म। 10 एक का नहीं हुआ, क्योंकि उनके एफिडेविट्स ठीक प्रकार से अपलोड नहीं होते इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे, और हमारी पूरी कोशिश के बावजूद वो नहीं आते टाइम पर हम रिपोर्ट निकालनी होती है, इसलिए हम वेट नहीं करते ज्यादा। सो हम्म। 8-10 एफिडेविट को छोड़ के बाकी तमाम 808 का एनालिसिस किया गया है। हम्म। उससे निकल के आता है कि 52%, 52% जो ये विनर्स हैं, जो कि एमएलए बनेंगे आगे, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं। हम्म। 52% मतलब आधे से ज्यादा। हम्म। और इनमें से सीरियस क्रिमिनल केसेस 241 के ऊपर हैं, जो कि 30% है। हम्म। इनकी करोड़पति लगभग 66% ये विनर्स करोड़पति हैं। हम्म। और इनका एवरेज एसेट्स जो है हर एक विनर का, वो है ₹5.93 करोड़, यानी कि लगभग 6 करोड़ रुपया एवरेज हम्म। एसेट। हम्म। सो एनुअल। ये मोटे तौर पे मैंने आपको बताया। हम्म। और अगर हम अभी पहले क्रिमिनल केसेस वाला थोड़ा डिटेल में बताएं, तो जी। अगर स्टेट वाइज हम परसेंटेज लें कि किस स्टेट के कितने हैं, तो केरला के सबसे ज्यादा हैं, 71% विनर्स क्रिमिनल केसेस के हैं, जिसमें जी। से 27% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले हैं। ओ। तमिलनाडु में 60% क्रिमिनल केसेस वाले हैं, जिसमें से 25% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले हैं। हम्म। वेस्ट बंगाल में 49%, 49% हम्म। क्रिमिनल केसेस, और 39% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले हैं। पुडुचेरी में 43% सीरियस सॉरी क्रिमिनल केसेस और 20% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले। और असम में सबसे कम 27% क्रिमिनल केसेस वाले और 22% सीरियस क्रिमिनल केसेस। अब सीरियस क्रिमिनल केसेस हम किसको बोलते हैं? हमारी रिपोर्ट में आपने देखा होगा, हमने 8 आइटम लिस्ट किए हैं उसमें, जैसे मर्डर, अटेम्प्ट टू मर्डर, किडनैपिंग, एक्सटॉर्शन, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, थेफ्ट, और इस तरीके के जो आईपीसी में वो हैं सेक्शंस, हम्म। ऑफेंसेस, उनको हम सीरियस कहते हैं। वर्मा साहब आपने पार्टी वाइज, जी जी जी, जी, बोल लीजिए बोल लीजिए। हाँ, पार्टी वाइज परसेंटेज, ये प्लीज प्लीज। जितनी भी मेजर पार्टीज, मैं सारों का तो नहीं बताऊंगा, लेकिन जो मोटे मोटी बड़ी बड़ी पार्टीज हैं, उसमें से आप देखिए कि कितना भयंकर किस्म से परसेंटेज आया है। हम्म। सबसे पहले टॉप ऑफ द चार्ट है आईयूएमएल, जिसके हम्म। 86% विनर्स क्रिमिनल केसेस वाले हैं, 29% सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले। ठीक। पीएमके, ये साउथ की पार्टी है, इसमें 80% क्रिमिनल केसेस वाले हैं, 60% सीरियस क्रिमिनल केसेस। हम्म। डीएमके, जो कि चुनाव जीती है तमिलनाडु में,
हम्म। 76% क्रिमिनल केसेस वाले विनर्स और 32% सीरियस क्रिमिनल केस। ठीक। सीपीआईएम जो कि बंगाल में, सॉरी, केरला में जो जीती है, 71% विनर्स क्रिमिनल केसेस और 26% सीरियस क्रिमिनल केसेस। हम्म। इंडियन नेशनल कांग्रेस हम्म। 65% क्रिमिनल केसेस, 41% सीरियस क्रिमिनल केसेस। हम्म। आईयूडीएफ 63%, 63% क्रिमिनल केसेस और 50% सीरियस क्रिमिनल केसेस। बीजेपी 44% क्रिमिनल केसेस, सीरियस क्रिमिनल केसेस वाले 33%। तृणमूल कांग्रेस 43% क्रिमिनल केसेस और 34% सीरियस क्रिमिनल केसेस। हम्म। एआईडीएमके सबका थोड़ा कम है, 23% क्रिमिनल केसेस और 8% सीरियस क्रिमिनल केसेस। और असम गण परिषद 11% क्रिमिनल केसेस और 11% सीरियस क्रिमिनल केसेस। सो ये मैंने आपको मोटे तौर पे बताया जी। ये दोनों चीजों के बारे में। ठीक है वर्मा साहब, आप जिस तरह से प्रतिशत बता रहे हैं हर पार्टी के, मैं समझता हूं कि अगर छात्र अपनी मार्कशीट में इतने प्रतिशत ले आए तो कलेक्टर बन जाएगा। पर वो तो यहाँ पर इतने सारे क्रिमिनल है जो इतने प्रतिशत आपने बताए, उससे तो मैं थोड़ा चिंतित हो गया हूँ कि हम समाज की रचना करने जा रहे हैं कि हम समाज को विसर्जन करने जा रहे हैं। बड़ी चिंता होती है। और किस मुंह से ये लोग कहते होंगे कि हम भय मुक्त समाज को बनाएंगे, हम भय मुक्त राष्ट्र को बनाएंगे, भारत को सक्षम बनाएंगे। मुझे तो कोई संभावना नजर नहीं आ रही, फिर भी उम्मीद लगाने में कोई कोई बुरी बात नहीं है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। पर जब ये बात निकली है, मैं थोड़ा आपसे जानना चाहूंगा, आप ये जब अपनी रिपोर्ट तैयार करते हैं तो किन किन फैक्टरों का सर्वे करके अपनी रिपोर्ट जाहिर करते हैं? हम कोई फैक्टर नहीं वो करते, सिर्फ जो एफिडेविट, इसको सेल्फ स्worn एफिडेविट होता है ये, जो जी। कि कैंडिडेट जब अपना पर्चा भरता है उसके साथ इसको ये भरकर देना पड़ता है, ये एक कानून है। और फिर और इस हलफनामा। पर्चे में हम्म। एफिडेविट, हलफनामा जिसको आप हम्म। कहते हैं, हम्म। और हम्म। इस हलफनामे में उसको कानून के हिसाब से 100% उसको भरना होता है, उसको खाली नहीं छोड़ सकते, उसमें कोई गलत इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते, क्योंकि हम्म। अगर दी तो वो कानून के खिलाफ है और उससे सजा हो सकती है। सो बिल्कुल। आमतौर पर ये भरा जाता है। अब इसमें से उसने कितना भरा है इंफॉर्मेशन वो हमें नहीं मालूम। मिसाल हम्म। के तौर पे, अगर एसेट्स देने हैं, ठीक है, हम्म। उसने अपना बैंक डिटेल्स दे दिया, इतना पैसा है बैंक में, मेरे पास इतनी जमीन है, मेरे पास इतने जेवरात हैं, मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं। अगर हम्म। उसके पास मान लो 10 गाड़ियां हैं और उसने उसमें 5 दिखाई हैं, तो हमें तो नहीं मालूम। हम्म। हम तो उससे जाएंगे जो हलफनामे में उसने भरा है। हम्म। और कई लोग करते भी होंगे ऐसा, क्योंकि कई कंप्लेंट्स आती हैं। तो हम्म। कंप्लेंट्स जब आती हैं तो उनको हम यही बोलते हैं कि इसका प्रोसीजर है एक दिया हुआ हमारे कानून में कि 40-45 दिन के अंदर अंदर आपको उसके खिलाफ आप एक एफिडेविट डाल सकते हैं कि ये हम्म। इंफॉर्मेशन इसमें गलत है। सो अच्छा, ये उसकी कार्रवाई है। जी। इस तरह की कोई हलफनामे आए हैं क्रॉस चेकिंग के लिए कि ये इंफॉर्मेशन नहीं, गलत आई है? नहीं, ऐसा हमारे पास नहीं आई। वो जनरली लोग बहुत कम करते हैं, और जो जी। करते हैं वो वही करते हैं जो चुनाव हारते हैं ना, और उनको लगता है कि दूसरे की उसमें गड़बड़ी है, तब वो हम्म। ये दायर करते हैं। आम आदमी कोई नहीं करता। ठीक। वर्मा साहब, आप लोग ये जो रिपोर्ट तैयार करते हैं और उसको सार्वजनिक भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है, ताकि मतदाता अपनी दिमाग में एक स्पष्ट छवि लेके जाए कि जो मत देने जा रहा है, जो जिसे वोट कर रहा है, वो किस श्रृंखला का उम्मीदवार है। लेकिन एक सवाल यहाँ पर खड़ा हो जाता है, आप लोग एक लंबा चौड़ा सर्वे करके जब रिपोर्ट लाते हैं, सार्वजनिक भी करते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों का उद्देश्य यही होता है कि मतदाताओं तक पहुँचे। इस हाल में आपके पास जो कम संसाधन है उसमें उम्मीद रहती है मुख्य धारा की मीडिया के ऊपर। मैंने नोटिस किया है पिछले 6 8 10 सालों से कि एडीआर का जो भी सर्वे आता है उसकी चर्चा मुख्य धारा की मीडिया में नहीं हो रही है। ठीक है, कुछ अखबार छाप भी रहे, मैं ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो भी आधी अधूरी हकीकत छाप रहे, बयान भी बड़े आधे अधूरे आ रहे हैं। तो इस बारे में आपने क्या सोचा है और आपको क्या इसकी वजह नजर आ रही है? ओके। ये एक आपने ठीक बात कही है। और कई लोग हमारे को ये भी बोलते हैं कि एडीआर जो काम कर रही है हम्म। उसमें कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि हर साल हर इलेक्शन के बाद ये क्रिमिनल केसेस, मतलब जिसको हम बोलते हैं धनबल और बाहुबल, बढ़ता ही हम्म। जा रहा है।
और ये फैक्ट है, ये सच्ची बात है। बिल्कुल। जैसे हमारा तजुर्बा है कि पिछले, मेरे को भी 7 साल हो गए हैं आर्मी से रिटायर होने के बाद एडीआर से जुड़े हुए। मैं देख रहा हूँ कि हर इलेक्शन में लगभग 3, 4, 5% का बढ़ावा हो जाता है ये हम्म। क्रिमिनल केसेस वाले विनर्स का। हम्म। इस बारी ये जो 5 इलेक्शन हुए हैं, इसमें लगभग 7 से 9, 10% का बढ़ावा हुआ है। अब आप हम्म। देख ही रहे हैं कि कई पार्टीज ऐसी हैं जिनके 71% तक पहुंच गया है। हम्म। सो ये दिन दूर नहीं है जब ये सेंचुरी मारेंगे, पूरे हम्म। 100% क्रिमिनल केसेस वाले लोग होंगे। हम्म। तो सवाल ये उठता है कि ऐसा क्यों है हमारे देश हम्म। में। उसकी कुछ वजह हैं। हम्म। हमारे देश में जो गवर्नेंस है, जैसे हम्म। आपको मालूम है, हम्म। वो तकरीबन पूरा चरमराया हुआ है। बिल्कुल। अगर एक आम आदमी को सरकार से कोई भी काम कराने के लिए घूस देनी पड़े, चक्कर काटने पड़े, बहुत परेशानियों का सामना करना पड़े, तो वो हम्म। क्या करता है? फिर वो ऐसे लोगों के पास जाता है जो उसका काम कराए। हम्म। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो काम करा सकते हैं, जिनके पास पैसा है और जो बदमाश टाइप के हैं, जिनसे हम्म। लोग डरते हैं। तो ऐसे लोग अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ज्वाइन करके और इलेक्शन लड़के वो जीत जाते हैं, तो वो जिसको इंग्लिश में कहते हैं रॉबिन हुड इमेज वाला बात, कि हम्म। वो लोगों की मदद करते हैं और लोग उनको वोट देते हैं। अब हम्म। जिस सर्वे की आपने बात की थी, हमने 3 सर्वे किए थे, 2014 के इलेक्शन से पहले और 19 से इलेक्शन से पहले। हम्म। और लगभग 535 कंस्टिट्यूएंसी लोकसभा की हमने कवर करी थी और 2.5 लाख से 2.75 लाख रिस्पोंडेंट्स को हमने कवर किया था, जो हर क्षेत्र से, हर तबके के लोग थे। जी। तो उसमें हमने ये सवाल सबको पूछा था जी। कि ये जो क्रिमिनल केसेस वाले लोग होते हैं, उनको आप क्यों वोट करते हैं? तो हाँ। उसके जो परसेंटेज निकल के आए वो मैं आपको बताता हूँ। जी। 35%, लगभग 35% लोगों ने बोला कि हमें ये पता ही नहीं कि इनके बारे में इंफॉर्मेशन कहीं पे अवेलेबल होती है। हाँ। लगभग 30-32% ने कहा कि हम इसमें कोई हर्ज नहीं समझते। जी। लगभग 30-32% ने ये बोला कि ये लोग ठीक है, इनके ऊपर क्रिमिनल केसेस हैं, बट ये अच्छा काम करते हैं। हमने कहा जी। अच्छा काम क्या होता है? कि मतलब हमारा काम करा देते हैं। सो बिल्कुल। ऐसे अगर इस प्रकार के जवाब कॉमन आदमी दे रहा है, तो इसका मतलब ये जो क्रिमिनलिटी वाला हिस्सा है वो सीरियसली लेते ही नहीं है। हम्म। हमारे देश में जो वोटिंग होती है, वो हम्म। जाति, धर्म और इलाकाबाजी, ये 3 चीजों के ऊपर होती है, हम्म। मुद्दों पर और उस पर नहीं होती। और आमतौर पर आप देखेंगे कि इलेक्शन से पहले कोई ऐसा इमोशनल इशू उठा दिया जाता है, उस पर बवाल करके और ला 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 करके सब लोग उसी उस पर वोट दे देते हैं। हम्म। कोई एक्चुअल जो मुद्दे हैं उनके बारे में नहीं सोचता। हम्म। और कभी नेशनलिज्म, कभी कुछ इस प्रकार की चीजें वो कर दी जाती हैं। सो हम्म। जो अभी सिस्टम चल रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज का बिल्कुल इच्छा नहीं है इसमें बदलने की, क्योंकि उनको चुनाव जीतना होता है। और ये हमारी रिसर्च से ये भी पता लगता है कि जो धनबली और बाहुबली लोग हैं, इनके चुनाव जीतने के लगभग डबल चांस हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो सिंपल आदमी है, जिसके ऊपर एक भी केस नहीं है और जिसके पास ज्यादा पैसा नहीं है। हम्म। तो इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को जो धनबली और बाहुबली हैं, उनको ज्यादा ज्यादा टिकट दिए जा रहे हैं। जी। सिंपल एम है कि चुनाव जीतना है, जी। बाय हुक और बाय क्रूक। ठीक। ये नहीं समझ में आ रहा कॉमन आदमी को कि जब हम ऐसे लोगों को चुनते हैं जो 10-15 करोड़ रुपए खर्च कर कर चुनाव जीता है, और हम्म। आजकल तो पंचायत के लेवल पर भी लाखों लोग, लाखों रुपए खर्च हो रहे हैं, तो बिल्कुल। एमएलए और एमपी की तो बात ही छोड़ दीजिए आप। तो जी। जो ऐसा आदमी इतना पैसा खर्च करके आएगा, सबसे पहला तो वो अपना 5 साल में जब पावर में रहेगा तो वसूली करेगा कई गुना। सूद दूसरी समेत। बात, सूद समेत। कॉमन आदमी से आप जाके जब पूछेंगे, तो वो बोलेगा कि हाँ जी, इलेक्शन से पहले तो ये हमारे पीछे पीछे घूमते थे, हाथ जोड़ते थे, उसके बाद इनको पकड़ना क्या, वो आते ही नहीं हमारे हाथ। सो बाद में काम कराना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम्म। ये ही जानते हैं लोग, लेकिन फिर भी ये सिस्टम चले जा रहा है, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज इसमें इंटरेस्टेड नहीं है और उसी की वजह से कोई इसमें सुधार नहीं हो रहा।
सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के कहने से, बार बार इस चीज को दोहराने से कि भाई ये हमारा काम नहीं है, ये पार्लियामेंट में पॉलिटिकल पार्टीज को ही चुनाव सुधार करना होगा, तो उससे तो होएगा नहीं, क्योंकि वो तो कभी करेंगे नहीं। सो ये गंभीर स्थिति बनी हुई है हमारे देश में। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने 2020 में सारे राजनीतिक दलों को कहा था कि अगर आप आपराधिक मामलों से जुड़े उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, उसकी वजह बताइए और वो सार्वजनिक भी कीजिए। वेबसाइट पे रखने तक की बात आई थी, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल मैंने देखा नहीं कि इस मामले में उत्साहित हो। आपको इसकी जी। वजह क्या नजर आ रही है? हाँ, तो पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं कि ये जो आपने जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की बताई, उससे पहले भी एक जजमेंट 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने दी थी, जिसमें पहले बोला गया था कि आप टेलीविजन चैनल पर, न्यूज़पेपर में 3 बारी ये चीज बताएंगे, पूरी डिटेल्स देंगे, लिस्ट जाहिर करेंगे कि किस किस को आप टिकट दे रहे हैं, किसके ऊपर क्रिमिनल केसेस। ठीक है, उस पर कोई खास कार्रवाई नहीं हुई। इस बार ये पिछले साल जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि अब आपको वजह बतानी पड़ेगी कि आप इनको क्यों टिकट्स दे रहे हैं, तो मैंने उस पर थोड़ा सा रिसर्च किया था, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जी मैंने बिल्कुल। ये जो 4 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी के टॉप 3 बंदे विनर्स जो जीते हैं, जिनके ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ केसेस हैं, उन जी तीनों का नाम लेके और फिर मैंने इनकी वेबसाइट्स पर और वो ढूंढने की कोशिश की कि जी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार और इलेक्शन कमीशन ने जो गाइडलाइन इशू की थी, उसमें इन लोगों को एक C2 फॉर्म और एक C7 फॉर्म भर के जमा कराना होता है, जिसमें ये पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है कि इसको हमने क्यों चुना है। जी सो अभी एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जी। केरला, केरला का नंबर 1 जो है, एक CPIM के एम विजन है, जिनके ऊपर 10 केस हैं। हाँ उनका कोई फॉर्म C7 अवेलेबल नहीं है वेबसाइट हाँ पर। हाँ। नंबर 2 है एडवोकेट एम विंसेंट, उनके ऊपर 8 केसेस हैं, ये कांग्रेस के हैं केरला से। उनका फॉर्म C7 अवेलेबल है। अब उसमें आप देखिए कि रीजन क्या दिया उन्होंने कि हमने इसको टिकट क्यों दिया है पार्टी ने। लिखा है ही इज सिटिंग एमएलए, कि वो वर्तमान एमएलए है, एंड ही इज द बेस्ट अमंग दोज कंसिडर्ड, कि जितने हमने कंसिडर किए ये उसमें सबसे बढ़िया आदमी है। तो फिर बढ़िया। मैंने इसका देखा कि इसके ऊपर क्रिमिनल केसेस क्या क्या हैं। तो इस बंदे के ऊपर अबेटमेंट टू सुइसाइड, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, एक्सटॉर्शन और इस प्रकार के केसेस हैं। तो इनको इससे बढ़िया और आदमी नहीं मिला। वेस्ट बढ़िया। बंगाल सबसे टॉप पर है, नंबर 1 मिस्टर मुकुल रॉय बीजेपी के। इनका C7 भी उस पर अवेलेबल नहीं है वेबसाइट पर। कोई रीजन मतलब हमें पता नहीं, लेकिन इसके ऊपर केसेस क्या क्या हैं: अटेम्प्ट टू मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, थेफ्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन। नंबर 2 पे है निशित परमानिक, ये भी बीजेपी के हैं वेस्ट बंगाल से। इनके ऊपर भी सिमिलर वो हैं: अटेम्प्ट टू मर्डर, थेफ्ट, क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ट्रेसपैसिंग, डकॉइटी। और इसी प्रकार से एक है PML कला सुंदरम, बीजेपी के, ये पुडुचेरी से है। इनका हाँ C7 फॉर्म ही अवेलेबल नहीं है, वेबसाइट भी नहीं चल रही। लेकिन इनकी भी जब हमने वो देखे कि क्या क्या केसेस हैं, तो वही चीटिंग, ब्राइबरी, वेपन्स, अटेम्प्ट टू मर्डर, थेफ्ट और इस प्रकार से। सो और एक असम का मैं बता दूं, इनकी जो बंदा है नंबर 1, वो है अखिल गोगोई। ये इंडिपेंडेंट है असम से। इसके ऊपर सबसे ज्यादा केसेस है, 52 केसेस, 52 केसेस। लेकिन इसकी डिटेल्स वेबसाइट पर अवेलेबल नहीं है। अटेम्प्ट टू मर्डर, सेडिशन, अबेटमेंट टू सुसाइड, क्रिमिनल इंटिमिडेशन, थेफ्ट, प्रमोटिंग एनिमिटी एंड ऑल। सो अभी मैं सारे नहीं बता रहा, बट मैं आपको ये जी आइडिया दे रहा हूँ जी, मैं कि समझ रहा हूँ। ये जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है उसको सीरियसली कोई लेता ही नहीं। जबकि उसमें बड़ा क्लियरली लिखा था कि अगर पॉलिटिकल पार्टी ये डिटेल्स नहीं देगी तो उनके ऊपर कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। अब बिल्कुल। बिहार इलेक्शंस को हुए कितने महीने हो गए, हमें तो कोई डिटेल इसकी नहीं मिली कि भाई किसको इन्होंने कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग किया है या किसने क्या किया है। हम RTI डालते हैं, जितने भी स्टेट, जैसे बिहार स्टेट इलेक्शन CEO जो होता है स्टेट का, उसको डाला, वो उधर से पिंग पोंग चल रहा है, वो RTI को भेज देते हैं पुलिस के पास, पुलिस भेज देता है डिस्ट्रिक्ट में DSP के पास कि इधर से पता करो, RO से पता करो। वो ऐसी घूम रही है तब से।
क्या बात है। सो ये मतलब एक तरीके से हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों को भी सीरियसली नहीं लिया जाता। पॉलिटिकल पार्टीज किसी किस्म के लॉ को मानने को तैयार नहीं है। उनके ऊपर वो कोई ऐसा लॉ लागू ही नहीं है, क्योंकि आपको जैसे पता है पॉलिटिकल पार्टीज की एक्टिविटीज को रेगुलेट करने के लिए कोई लॉ नहीं बना है अभी तक। और हम हम्म। लोगों के ऊपर कितने हजारों लॉज हैं, आप चूक करें तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। हम्म। सो ये है विडंबना। इसे नियति भी कहा जा सकता है। लेकिन जी। एक विपक्ष बार बार सवाल कर रहा है, आरोप भी लगा रहा है कि वर्तमान जो सरकार है वो स्वायत्त संस्थाओं के ऊपर कब्जा करके बैठी हुई है। आप लोग जो काम कर रहे हैं और अभी तक जो आपने मेरे से बातचीत की उससे तो आप जो काम करें मैं थोड़ा फ्रेम नहीं कर पा रहा हूं, पर आप समझ लीजिए कि मैं क्या पूछना चाहता हूं। सीधा बात करूं तो अगर विपक्ष का आरोप है कि स्वायत्त संस्थाएं स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पा रही है, आप तो सीधा सरकार को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं, तो आपकी स्वतंत्रता का पैमाना क्या हो सकता है? सी स्वतंत्रता का एक ये होना चाहिए ना, ये जितनी भी संस्थाएं हैं हम्म। वो बिना प्रेशर के और सबको एक समान रख के तब कार्य करना चाहिए। जी। अब जैसे मिसाल मैं कुछ देता हूँ। हम्म। अब पॉलिटिकल पार्टी से अगर आप बात करेंगे, दो प्रोमिनेंट पार्टीज को अगर आप बुला लेंगे, वो एक दूसरे को ये बोलते रहेंगे कि जब आप पावर में थे तो आपने ये किया था और हम अभी कर रहे हैं तो तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। बट जी। कल कर तो सभी गलत रहे हैं। मिसाल जी। के तौर पे अभी मुझे आप कोई एक बीजेपी का बंदा दिखा दीजिए जिसके ऊपर रेड पड़ा हो इनकम टैक्स का या ईडी का। पड़ा है किसी के ऊपर? सारे ऑपोजिशन के बंदों के ऊपर ही, मतलब सब पैसा ब्लैक मनी ये वो सब उन्हीं के पास है। हम्म। पहली बात। दूसरी बात, इलेक्शन कमीशन भी थोड़ा डगमगा गया है पिछले एक हम्म। दो साल में। जिस तरीके से इस बारी के चुनाव हुए हैं उसमें उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं रहा है इलेक्शन कमीशन का हमारे हिसाब से। हम्म। क्योंकि आप देखिए कि जो ताकतवर लोग हैं उनके खिलाफ जो कंप्लेन्स हैं उनको थोड़ा दरकिनार कर दिया जाता है या हल्के में लिया जाता है, हम्म। और जो दूसरे लोग हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। हम्म। और जो इलेक्शंस के काफी मतलब वो हुई हैं गड़बड़ें जिनको कि अवॉइड किया जा सकता था, जिससे ये पता लगता कि ये संस्था ठीक काम कर रही है। हम्म। तो ये तो थोड़ा जो ऑपोजिशन का वो है उससे हम सहमत हैं कि जो हम्म। हमारी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, जैसे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सीएजी और इस तरीके की जो है संस्थाएं, हम्म। उनको बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से काम करना चाहिए। बिल्कुल। नहीं, मेरा सीधा सवाल था, मैं थोड़ा जानना चाहता था, मेरी दिलचस्पी एडीआर में थी कि आप लोग स्वतंत्र रूप से काम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? हाँ हाँ हाँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और वो इसलिए नहीं है क्योंकि हम कभी भी किसी एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ वो नहीं करते। हम जो बिल्कुल। अपनी रिपोर्ट्स निकालते हैं या जो हम याचिकाएं दायर करते हैं वो सबको लागू होती है। हम्म। हमारा कोई ये नहीं है कि एक के खिलाफ, नहीं तो फिर तो बड़ा मुश्किल था, हमारा काम चलता ही नहीं। हम्म। ठीक है। जी। वर्मा साहब, एक आखिरी सवाल। आपने जो प्रतिशत बताए थे जो आपराधिक मामलों के और चुने हुए विधायकों के, ये हम लोगों तक पहुंचने से पहले आप लोगों के पास पहुंच जाते हैं, तो हमसे पहले आप ही अध्ययन करते हैं, तो ये सवाल मुझसे ये जवाब मुझसे अच्छा बेहतर आप दे पाएंगे, इसलिए पूछ रहा हूँ। इतने प्रतिशत वाले आपराधिक मामलों के लोग विधानसभा या पार्लियामेंट में बैठे हो, तो कौन से समाज की कल्पना कर रहे हैं आप? ये आपने ठीक पूछा। जो हमारा समाज, इसीलिए हमने एक नया वो प्रोग्राम शुरू किया है जिसमें हम अब यंग लोगों को एड्रेस कर रहे हैं जी। और कॉलेजेस में जा जा के, और अभी तो खैर वेबिनार्स वगैरह करते हैं, लोगों को जाकर यही बताते हैं कि जैसे आपने प्रोग्राम के शुरू में कहा था कि पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स को जो वास्तविकता है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो बिल्कुल। यही कोशिश हम कर रहे हैं युवा लोगों को समझाने की कि आप अपनी सिटीजन की जो जिम्मेवारी है उसको समझिए। हम्म। आप ठीक तरीके से अगर वोट नहीं करेंगे और अच्छे लोगों को नहीं चुनेंगे
तो इसी प्रकार से कार्रवाई चलती रहेगी और इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। सो ये बहुत ज़रूरी है, ये एक हमारा इम्पोर्टेंट मुद्दा है एडीआर का, कि जवानों को, लोगों को ये समझ में आए कि हमें अच्छे लोगों को चुनना है, ना कि बाहुबल और पैसे के उसमें प्रभाव में आकर लोगों को चुनना है। जी वर्मा साहब, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह की रिपोर्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा सार्वजनिक करेंगे, और ये भी उम्मीद करता हूं कि आपकी जो भी रिपोर्ट आती है उसकी चर्चा मुख्यधारा के मीडिया में खुले मन से होनी चाहिए, ताकि मतदाता क्लियर हो जाए कि वो जब वोट करने जाता है तो और जिसे वोट कर रहा है वो कैसा हो। बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा साहब, आप अपने व्यस्त समय में भी आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। नमस्कार। तो ये थे वर्मा साहब, एडीआर के नेशनल के चीफ। इन्होंने जो बताए, जो प्रतिशत बताए, में यकीन मानिए, अगर आप मिडिल क्लास के हैं और लोन लेकर भी आप अपने बच्चों को पढ़ाते और इतने प्रतिशत आपका बच्चा मार्कशीट में लेके आ जाएगा, तो यकीनन आपका बच्चा कलेक्टर या अफसर बन जाएगा। लेकिन यहां पर आपराधिक मामलों के प्रतिशत वाले विधायक और एमपी बन जाते। इसीलिए कहता हूं, इस तरह की रिपोर्टों को पढ़ा कीजिए। कई स्वायत्त संस्थाएं हैं जो सार्वजनिक करती है, वो न केवल एक पॉलिटिकल पार्टी की रिपोर्ट नहीं होती है, वो सार्वजनिक होती है। हर पार्टी का उसमें उम्मीदवार होता है, उसका अध्ययन करें। वोट देने से पहले सबसे पहले आप देखिए कि आप वोट किसे दे रहे। केवल पार्टी को वोट देके आप जिम्मेदारी से न हटे। आप जिसे वोट कर रहे उसका भी चरित्र क्या है, वो जनता के लिए क्या काम करेगा, ये सारी चीजें देखकर वोट कीजिए। हो सके तो इन तरह के रिपोर्टों को ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन कीजिए। आपके पास डेटा है, इंटरनेट है, हो सके तो इसका सही इस्तेमाल कीजिए। नेता के भाषण आप टीवी पर तो पूरे दिन देखते हैं, अपना डेटा पैक बर्बाद न करें। इन्हीं चीज़ों में अपना ज्ञान ढूंढें। आज केवल इतना ही, फिर ऐसे एक विषय के साथ आपके पास आऊँगा। नमस्कार।